इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती हैं? इंटेंजिबल आर दोज एसेट्स which do not have any physical existence. They cannot be seen, they cannot be touched, but we can feel the effect of them in our profits. कि वो ऐसी एसेट्स होती हैं जिनका कि हम मोर एंड मोर अर्निंग में उनके इफेक्ट को हम देख पाते हैं, उनको महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं. तो दे आर द इंटेंजिबल एसेट्स. तो गुडविल इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल एसेट ऑफ आवर बिजनेस. ये हमारी हेल्प करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत हमें अर्निंग प्रॉफिट करने में. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसके लिए एक अलग से हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि ये जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक आइडेंटिफाइएबल नॉन मॉनेटरी एसेट है एंड ये विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता. लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है ना, वो ये कहता है कि हम केवल उतना ही जो अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे ना, उसको केवल उसी को ही वैल्यूएशन करेंगे जिसके लिए हमें पे करना होगा. मतलब केवल परचेज्ड गुडविल ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है. जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका हमारे लिए कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता. हम केवल उसी को ही अकाउंट फॉर करेंगे जिसके लिए हम पे करेंगे. ठीक है. ये हम गुडविल क्यों वैल्यूएशन करते हैं? ये गुडविल का वैल्यूएशन हमें कई टाइम पर किया जाता है. जैसे जब भी कोई हम प्रॉफिट रेशो चेंज करेंगे, क्योंकि ये एक एसेट है, तो जिस तरीके से जब भी हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं या न्यू एडमिशन को कोई न्यू एडमिशन किया जाता है, न्यू पार्टनर होता है, अगर उसमें हम अपनी जैसे और एसेट्स को वैल्यूएशन करते हैं, उसी टाइम पे हमें अपनी गुडविल को भी वैल्यूएशन करना पड़ता है. या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं या कोई दो फर्म्स हैं उनको मर्ज आपस में किया जा रहा है, अमेलगेमेट किया जा रहा है, या व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी. मतलब कि जब भी हमें अपनी अदर एसेट्स को वैल्यूएशन करने का टाइम होगा, तब उस समय पे अदर एसेट्स के साथ साथ हम गुडविल को भी क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं. देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल का मतलब है कि एक ऐसी एसेट जिसका कि एग्जिस्टेंस आप देख नहीं सकते, लेकिन उसको प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट अर्निंग में उसके इफेक्ट को आप महसूस कर सकते हो. तो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि गुडविल को अफेक्ट करती हैं? मींस आपकी गुडविल कौन कौन से फैक्टर्स से इंक्रीज होती है और कौन कौन से फैक्टर्स से वो कम होती है. फर्स्ट है हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट, कि जितनी एफिशिएंट मैनेजमेंट, आप एक शॉप पर गए, वहां पर सारा सामान एकदम से बिखरा हुआ है, आप कोई भी चीज अपने चूज नहीं कर पा रहे हो. लेकिन एक दूसरी दुकान पर गए, वहां पर शेल्फ्स में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करके क्लियरली शो किया गया है. तो डेफिनेटली आप कहाँ पर जाना पसंद करोगे? कहाँ की गुडविल? जहाँ मतलब एक गुडविल है एक एक्सपेक्टेशन कि एक कस्टमर एक शॉप में या एक ऑर्गेनाइजेशन में बार बार जाना पसंद करता है, वही उसकी गुडविल कहलाती है. कि जो कस्टमर्स हैं वो एक ही प्लेस को प्रेफरेंस देते हैं. तो इसीलिए जितनी इफेक्टिव मैनेजमेंट होगी उतना ही उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल होगी, अच्छी होगी. दूसरा है फेवरेबल लोकेशन. देखो, एक आपका इस तरीके से है शॉप कि बिल्कुल मार्केट के बीच में है, जहाँ पर बहुत ही कस्टमर्स बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं. दूसरा है एक बहुत छोटी सी गली में है, जहाँ पर कि आप अपने किसी व्हीकल को भी ले जाना आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है. तो डेफिनेटली आप कहाँ पर जाना पसंद करोगे? जो कि फेवरेबल लोकेशन में है, एक मार्केट के अंदर है, तो वहाँ की गुडविल हमारी अच्छी होगी. दूसरा है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. अगर आपके बिजनेस में इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि आपने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपने कर रखे हैं, आप अच्छे तरीके से प्रॉपर सप्लाई आपके पास रॉ मटेरियल की आती है, जितना भी सामान होता है हमेशा आपके पास अवेलेबल होता है, कभी भी किसी चीज़ की शॉर्ट कमिंग नहीं होती. तो वहाँ पर डेफिनेटली वहाँ पर कस्टमर्स अच्छे आना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी चॉइस की सारी चीज़ें बहुत आराम से मिल जाएंगी. तो इस तरीके से फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे. अगर आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, इस तरीके से जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर आपके फेवरेबल हैं, तो वो आपकी डेफिनेटली कॉस्ट को कम करेंगे और कस्टमर को भी उससे बेनिफिट होगा और गुडविल अच्छी होगी. लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट, जितना पुराना एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है उतनी ही उसकी गुडविल
अच्छी एक स्टैब्लिश होती चली जाती है, लोगों के बीच में उसकी पहचान, उसकी जो नाम है वो बनने लगता है। नए वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर लोग फिर भी कम विश्वास करते हैं, जितनी पुरानी बिजनेस पर, जितने भी पुरानी ड्यूरेशन हो जाती है उस पर ज़्यादा अधिक विश्वास करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द पेटेंट, अगर आपने आईएसआई मार्क लिए हुए हैं या पेटेंट राइट लिए हुए हैं तो वहाँ पर एक वो गुडविल को इंक्रीज करने में आपको हेल्प करते हैं। एक्सेस टू द सप्लाईज, कि व्हेन द सप्लाईज ऑफ मटेरियल आर डिफिकल्ट टू गेट, देयर विल बी हाई वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ अ फर्म विच इज द गुड अरेंजमेंट ऑफ गेटिंग सप्लाईज। कि अगर आप कुछ इसी तरीके की आपकी कोई गुड्स हैं जिनको कि नॉर्मली बहुत ही मुश्किल से प्राप्त किया जाता है, लेकिन आप उन्हीं को ही डील कर रहे हो, तो आपकी गुडविल अच्छी होगी। इसी तरीके से गुडविल है आगे है क्वालिटी, जितनी बेटर आपकी क्वालिटी होगी गुड्स की उतनी ही गुडविल अच्छी होगी। मार्केट सिचुएशन वही था कि मार्केट के प्लेस आप कहाँ पर, मार्केट सिचुएशन कहाँ पर है आपकी शॉप, तो उसी के अकॉर्डिंग कि वहाँ पर अगर कस्टमर्स इजीली एक्सेस कर पाते हैं आपकी शॉप को, इजीली वहाँ तक पहुँच पाते हैं, तो गुडविल अच्छी होगी। रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, और जितने प्रॉफिट्स अच्छे होंगे उतनी ही गुडविल अच्छी होगी। इसके बाद है नेचर ऑफ द बिजनेस, कि अगर आप डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ को, जो हमारी जो जैसे होती है ना, जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं, इफ़ द बिजनेस ऑफ फर्म इज नेचर विच आर द प्रोड्यूस डेल्ट इन द हाई डिमांड, जिनकी कंज्यूमर गुड्स हैं डेली डेली उनकी डिमांड होती है, बट ऑल्दो नॉट शॉर्ट इन सप्लाई, द प्रॉफिट विल बी हायर। कि आपके पास जो भी जैसे कंज्यूमर गुड्स हैं जिनकी रोज़मर्रा के लोगों को ज़रूरत पड़ती है, और आप उनकी डायरेक्ट सप्लाई करते हो, बहुत अच्छे तरीके से उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हो, तो गुडविल अच्छी होती चली जाएगी। पास्ट परफॉर्मेंस, कि जितना भी आपका पीछे कितने अच्छे तरीके से आप लास्ट ईयर्स में, लास्ट ड्यूरेशन में कितने अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को चलाते आ रहे हो, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो अगर कोई न्यू ऑनर भी आ जाता है तो भी उसकी गुडविल बनी रहती है। इसके अलावा बेटा अदर फैक्टर्स, ये जो थ्योरी है ये वाली, ये आप एक बार जस्ट पढ़ लेंगे तो भी, अगर मेन पॉइंट्स को भी याद करके रखेंगे ना, तो भी आपका यहाँ से गुडविल में आप अपने पॉइंट्स को इलाबरेट कर पाओगे। इसके अदर में देखिए, आफ्टर सेल सर्विसेज, आप कस्टमर को कितना सेटिस्फाई करते हो। गुड कस्टमर रिलेशनशिप, कि आप उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर करते हो। गुड लेबर, कितनी आपकी जो लेबर है जो वर्क कर रही है वो कितनी एफिशिएंट है, कितने अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना कर देती है। तो इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि हमारी जो गुडविल होगी वो कैसी होगी। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। दो तरह की गुडविल होगी हमारी, एक होगी परचेज्ड गुडविल और दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल बाय द पासिंग ऑफ टाइम। पहला है जो परचेज्ड गुडविल है, कि जो आपने जिसके लिए पे किया है, दैट इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो केवल इसी वाली गुडविल को अकाउंट फॉर करने के लिए कहता है, कि हमारे अकाउंटिंग पर्पज से हम सिर्फ उसी वाली गुडविल को शो करेंगे जो कि परचेज्ड गुडविल होगी, मतलब जिसके लिए हमने कुछ ना कुछ पे किया होगा। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स, बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर ऑफ द ऑनर, या अपनी अच्छी मैनेजमेंट की वजह से, जो या फिर पासिंग ऑफ टाइम कि आपका पुराना बिजनेस हो गया है उसकी वजह से जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसको हम अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। तो परचेज ऑफ गुडविल में, सपोज आपने एक न्यू बिजनेस परचेज किया, उसकी जो टोटल एसेट्स आपने परचेज की हैं वो थी 2 करोड़ रुपीज की, और जो उनकी लाइबिलिटीज थी 1 करोड़ की, और लाइबिलिटी 1 करोड़ की थी, और फिर भी आपने उन्हें 1.5 करोड़ रुपीज का आपने वो बिजनेस परचेज किया है। देखिए, जब आपको एसेट्स मिल रही हैं 2 करोड़ रुपए की और उसमें से 1 करोड़ की लाइबिलिटी है, तो जो नेट वर्थ है उस बिजनेस की दैट इज 1 करोड़, बट यू आर पेइंग 1.5 करोड़ रुपीज। तो मीन्स 1 करोड़ तो उस बिजनेस के लिए, और जो 50 लाख रुपीज आप पे कर रहे हो दैट इज फॉर द गुडविल। जितना भी हमें एसेट से एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है दैट इज पेमेंट फॉर द गुडविल, क्योंकि वो जो भी पर्सन अपनी गुडविल, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर रहा है, उसने पहले से जो अर्न करके रखा है, जितना भी उसने अब तक अर्जित किया है, वो आपको एक चला चलाया बिजनेस सेल कर रहा है, तो जितने भी एक्स्ट्रा वो आपसे चार्ज कर रहा है दैट इज फॉर द गुडविल।
वो हमारे वैल्यूएशन हो जाएगा गुडविल का। देखिए ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, इसमें कह रहे हैं अमृत डेली नीड्स एक्वायर ए बिजनेस ऑफ श्री शिवम, परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख पेएबल बाय चेक। हमने अमृत डेली नीड्स ने एक बिजनेस परचेज किया है 5 लाख रुपीज़ का। द असेट्स एक्वायर्ड, और उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो उन्होंने की हैं फर्नीचर 10,000 का, ये सारी एसेट्स हमने परचेज की। क्रेडिटर्स उसको मिले हैं 5,20,000 के। सैलरी पेबल मतलब एक आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 75,000 की, आउटस्टैंडिंग और एक्सपेंसेस थे 15,000 के। तो इसकी हमें जनरल एंट्री पास करनी है। देखिए हमारे पास एसेट्स कौन कौन सी आई हैं, यहाँ पर देख लीजिए। फर्नीचर था 10,000 रुपीज़ का, इन्वेंट्री 7,50,000 की, उसके बाद हैं डेटर्स हैं 1,50,000 के। अब यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में देखिए 520 के तो क्रेडिटर्स हमें लेने पड़े, सैलरी आउटस्टैंडिंग और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, और टू शिवम हमें शिवम को देने हैं 5 लाख रुपए। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना कितना आएगा 7 लाख, ये 510, जो यहाँ पर इतनी हमें एसेट्स मिल रही हैं और उसके बाद इतनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं जो हमें पे करनी है, उसके इनका जो दोनों का डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर दैट इज 2 लाख रुपीज, दैट पेमेंट इज फॉर द गुडविल। ये आप किसके लिए पेमेंट कर रहे हो, गुडविल। तो आपकी जो आप अपनी यानी कि जो अमृत डेली नीड्स हैं जब वो अपनी बुक्स को बनाएंगे तो उसके लिए जो गुडविल अकाउंट हमारा होगा अपनी एसेट्स में हम 2 लाख रुपीज की गुडविल को शो करेंगे। ये हम पे कर रहे हैं फॉर द, ये किस चीज के लिए पे कर रहे हैं हम, फॉर द गुडविल। हमें शिवम को ये बैंक से पे करना है तो शिवम अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख रुपीज आपने यहाँ पर पे कर दिया। दूसरी हमारी जो टाइप की गुडविल थी दैट वाज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड कि आप ये अपने व्यवहार के कारण, अपने प्लेस के कारण, या फिर अपनी अच्छी मैनेजमेंट के कारण, या अपनी जितना पुराना हमारा बिजनेस होता चला जाता है तो हमारी जितनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो यहाँ पर इसके अंदर में आएगी सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज अ गुडविल विच इज नॉट परचेज्ड, जिसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता फॉर द कंसिडरेशन, बट इट अर्न बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। जो ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके अपने एफर्ट्स से, फेवरेबल लोकेशन की वजह से, अच्छी मैनेजमेंट की वजह से, अच्छे बिहेवियर की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से, हाई प्रॉफिट्स की वजह से जो अर्न किया जाती है दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इन द आइज ऑफ लॉ मीन्स फॉर द अकाउंटिंग पर्पस इट हैज नो सब एग्जिस्टेंस, इसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स। हम केवल उसी जितना अमाउंट हमने पे किया है गुडविल के लिए केवल उसी की अकाउंटिंग हमें करनी है। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड जो मेन आता है प्रैक्टिकल पर्पस, मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि आपके जो वैल्यूएशन होगा वो किस तरीके से आप उसको करोगे। तो बेटा इसमें 3 मेन आपके मेथड्स हैं। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट में 2 तरह के लेते हैं हम, एक तो सिंपल और दूसरा वेटेड। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 3 मेथड्स हैं जिनको कि हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड और उसमें भी लेते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे गुडविल को काउंट करने का जो फॉर्मूला होगा, गुडविल काउंट करोगे इज इक्वल टू, आपको लिखना है यहाँ पर एवरेज कॉमा नॉर्मल कॉमा फ्यूचर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा गुडविल काउंट करने का कि पहले एवरेज प्रॉफिट होंगे, एवरेज प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज करना है। लेकिन यहाँ पर केवल हम एवरेज नहीं लेंगे,
एवरेज के साथ आप लोगे एवरेज, नॉर्मल एंड फ्यूचर प्रॉफिट, ये 3 वर्ड्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। एवरेज भी होने चाहिए आपके, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल का मतलब है कि अगर कोई आपके प्रॉफिट्स में एबनॉर्मेलिटी है, एबनॉर्मेलिटी का मतलब कोई एबनॉर्मल गेन्स हैं या एबनॉर्मल लॉसेस हैं, तो उनके इफेक्ट को हम पहले नल करेंगे, उनको प्रॉफिट्स को हमें नॉर्मल करना है। फ्यूचर का क्या मतलब है? फ्यूचर का मतलब है कि कोई ऐसा रूटीन एक्सपेंस जो कि आप फ्यूचर में करने वाले हो, तो उसके लिए भी हम एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे उनको एवरेज किया जाएगा। एवरेज करने के बाद मल्टीप्लाइड बाय करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, और इस तरीके से जो गुडविल निकल कर आएगी उससे हमें वो वैल्यूएशन होगा बाय द एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैम ठीक है, मैम नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ देखो बताते हैं, मैंने आपको बताया हम कर रहे हैं पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को काउंट करने के लिए मैंने आपको बताया कि एवरेज, नॉर्मल एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स। नॉर्मल का मतलब होता है कि अगर सपोज कोई भी आपके जो प्रॉफिट्स हमको दिए हुए हैं उसमें कोई एक 10,000 का एबनॉर्मल लॉस हो गया था। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है कि आपके सपोज जो भी बिजनेस है उसमें फायर लग गई थी और फायर की वजह से 10,000 रुपीज का लॉस हो गया था। तो ये एक ऐसा लॉस है जो कि नॉर्मल नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि हर साल में फायर लगेगी और उसकी वजह से लॉस होगा। तो ऐसे जो एबनॉर्मल फिगर्स हैं उनको हम उनके इफेक्ट को फिनिश करेंगे। अभी मैं प्रैक्टिकल करके बताती हूँ आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये। या फिर आप एक और ले सकते हैं कि सपोज आपको कोई स्पेक्यूलेशन इनकम हुई थी, मतलब कोई की लॉटरी लग गई थी या इस तरीके की कोई इनकम हुई थी जो आपके प्रॉफिट्स में इंक्लूड है। बट ये जो इनकम है इट इज नॉट नॉर्मल। ये ऐसा नहीं है कि हर साल आपके इस तरीके के प्रॉफिट्स आपको होंगे, तो उन प्रॉफिट्स को भी हम हटा देंगे। तो जब इनको एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारे प्रॉफिट्स आएंगे दे विल बी नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, उनको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। देखो ये सेकंड वाला इलस्ट्रेशन देखिए, इसमें कह रहे हैं अमन परचेज द भारतेंदुज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 को खरीदा। इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। अब देखो इसको हम एवरेज जो प्रॉफिट आएंगे उनको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड से। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज का है कि जब भी कोई हम गुडविल खरीदते हैं ना, तो जो भी हमारे एवरेज प्रॉफिट होते हैं, तो वो जो ऑनर जो हमें सेल कर रहा है गुडविल, वो ये कहता है कि आप केवल एक ही ईयर के बराबर मैं आपको गुडविल नहीं दूंगा, मैं इसे कई सालों से चला रहा हूँ बिजनेस को, तो ये आपको 2 ईयर परचेज या 3 ईयर परचेज के बराबर, मतलब एक साल के 2 ईयर्स परचेज के मल्टीप्लाई करके या 3 ईयर परचेज के बराबर आपको इसकी गुडविल के लिए मुझे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। हमें 3 साल के हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, उनके में आपको एवरेज करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 2 ईयर्स से, तब आपकी गुडविल का वैल्यूएशन निकलेगा। 2017 की जो हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं दैट इज 1 लाख रुपीज। 18 के दिए हुए हैं 1,10,000 एंड 2019 के दिए हुए हैं 85,000। अब पढ़िए बेटा, जो 2017 के जो प्रॉफिट्स है ना 1 लाख, उसमें इंक्लूडिंग है एक एबनॉर्मल गेन 10,000 का। मीन्स ये जो हमें 1 लाख रुपीज के गेन हुए उनमें से 10,000 रुपीज का एक ऐसा प्रॉफिट था जो कि एबनॉर्मल था, कि कोई हमें बार बार नहीं होता वो वाला प्रॉफिट। सपोज हम एक कोर्ट केस जीत गए थे, उसमें हमें 10,000 रुपीज का गेन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, हमें कौन से प्रॉफिट्स लेने हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स। ऐसा नहीं है कि हर बार हम कोर्ट केस जीतेंगे और हमें 10,000 का गेन होगा। तो हम इस वाले प्रॉफिट में से जो 2017 का जो गेन है उसमें से 10,000 अपने अलग कर देंगे, क्योंकि हमारे नॉर्मल प्रॉफिट 90 ही होते, 10,000 उसमें एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है जिसको कि हमने हटा दिया। आगे बढ़ते हैं। 2018 में जो हमारा प्रॉफिट हुआ है 1,10,000, वो है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस
ऑफ ₹20,000। सपोज 2018 में कोई एक हमारे बिजनेस में कोई एक फायर लग गई थी किसी एक पार्ट में, और उससे हमारा 20,000 रुपये का नुकसान हो गया था। उसको चार्ज करने के बाद हमारे प्रॉफिट्स आए थे 1,10,000। अगर हाँ, ये फायर लगना एक नॉर्मल फीचर नहीं है, एक एबनॉर्मल लॉस है, जो कि अगर नहीं होती तो हमारे प्रॉफिट्स कितने होते, +20,000 होकर हमारे 2018 के प्रॉफिट होते 1,30,000। तो हम यहाँ पर 1,30,000 काउंट करेंगे, उसको नॉर्मल करेंगे प्रॉफिट्स को, क्योंकि ये जो एक फिगर हुई है, फिगर है 20,000 रुपीज की, वो जो लॉस हुआ है दैट इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल हमारे 130 के प्रॉफिट होते हैं, वो 20,000 रुपये का एक नॉर्मल लॉस है जिसको कि इफेक्ट को हमने हटा दिया। आगे है 2019 में ना एक, नहीं, ये वाला समझ भी नहीं आया। ये वाला नहीं आया समझ में, 2018 वाला बेटा। यस मैम। देखो 2018 में हमारे जो प्रॉफिट्स थे ना, दैट वाज 1,10,000, हमने ये अर्न किए, वो थे आफ्टर चार्जिंग। एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था 2018 में, हमारा एक नुकसान हो गया था कितने रुपीस का, 20,000 का। दैट वाज नॉट नॉर्मल, मतलब वो ऐसा लॉस नहीं था जो कि हमें हर बार होता है, दैट वाज ए एबनॉर्मल लॉस। मैंने उसका एग्जाम्पल भी आपको देकर बताया कि सपोज बिजनेस के एक छोटे पार्ट में फायर लग गई थी, आग लग गई, और उससे 20,000 रुपए की गुड्स थी वो बेकार हो गई, वो जलकर राख हो गई। तो यानी कि अगर ये नहीं होता, ये वाला लॉस नहीं होता है एबनॉर्मल लॉस, तो हमारे प्रॉफिट्स कितने होते, 1,30,000 होते। मीन्स ये जो लॉस हुआ है दैट इज नॉट नॉर्मल। हमें जो एवरेज करना है वो हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स का करना है। तो इसलिए कोई भी एबनॉर्मल गेन होगा या एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके इफेक्ट को हमें हटा देना है। जैसे हमने ये गेन था उसको हटा दिया यहाँ पर 2017 में, क्योंकि वो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, वो हमें बार बार नहीं होता, नॉर्मली हमारे 90,000 ही होते। इसी तरीके से जो प्रॉफिट हुए 2018 में 1,10,000 के, नॉर्मली वो हमारे 130 होते। एक 20,000 का एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस है, तो उसको इफेक्ट को भी हमने हटाकर हम जो 2018 के यहाँ पर प्रॉफिट्स काउंट करेंगे, वो करेंगे 110 + 20, जो हमारे एबनॉर्मल लॉस हुए थे, वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है। अब है 2019 में 85,000 हुए, उसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 फ्रॉम द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना, वो हम अपनी बिजनेस की इनकम नहीं मानते, उसे नॉर्मल बिजनेस नहीं मानते, वो कभी क्योंकि अगर वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती तब तो हम उसे बिजनेस की इनकम मानते हैं, लेकिन जो 5,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से हुए हैं ना, उसको हम नहीं मानेंगे। तो हम अपने प्रॉफिट जो 85 हैं उसमें से ये वाले 5,000 हटा देंगे, तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स विल बी 80,000। तो 85 में से आपने माइनस कर दिए यहाँ पर 5,000, जो कि आपके इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है फ्रॉम द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट से। तो अब हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स हुए 1 - 10,000 90,000, 110 + 20 1,30,000, एंड 85 - 5 80,000। मैम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब वो कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है बेटा कि जैसे आप ट्रेडिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट आपने की, जिसको आपको आपने इसी पर्पज से कि आप उन्हें सेल करोगे, परचेज करोगे और उनसे प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो आप लॉन्ग टर्म करके बिजनेस में, जैसे आपके बिजनेस में आपको सपोज 1,00,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा रुपीज पड़े हुए थे, वो आपने कहीं पर इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, वो आपने इस पर्पज से नहीं लिए कि उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपने इस पर्पज से नहीं लिए कि आप उन्हें बार बार ट्रेड करोगे। वो होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिनको कि हमें खरीद बेच कर करके हमें प्रॉफिट अर्न करना होता है, दे आर द ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी है, आपने उसे फॉर द अर्निंग करने के लिए, जैसे इंटरेस्ट की अर्निंग करने के लिए आपने उनको क्या कर दिया, कहीं पर इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, कोई बैंक में जमा करा दिया, उससे आपको इंटरेस्ट हो रहा है, तो दे आर कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जनरली अगर आपको क्वेश्चन में आगे ये खाली इन्वेस्टमेंट दिया होगा ना, केवल इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम नॉन ट्रेड ही मानेंगे, जब तक आपको क्लियरली ये मेंशन ना किया गया हो कि इट इज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, हम अगर केवल इन्वेस्टमेंट वर्ड दिया होगा तो उसे हम नॉन ट्रेड मानेंगे, और उसमें हम अपने प्रॉफिट्स में से अगर उस पर कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो उसे हटा देंगे, उसे अपनी नॉर्मल इनकम नहीं मानेंगे।
अब आपने ओके मैम। इन तीनों को ऐड कर लोगे, ये आपने तीनों को किया ऐड, 90, 130 और 80, इनको ऐड करके जो टोटल प्रॉफिट्स आए आपके वो आ गए 3 लाख रुपीज। अब आपको इनको एवरेज करना है, 3 इयर्स के प्रॉफिट है, डिवाइड बाई 3 करोगे तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएंगे 1 लाख। 1 लाख आपके 1 हो गए, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 2 दिए हुए थे, तो उनको आप मल्टीप्लाई बाय करो 2 से, तो आपकी जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाएगा दैट विल बी ₹2 लाख। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। नेक्स्ट देखिए। मैम मैम इसमें इस क्वेश्चन में 2 इयर्स भी है और लास्ट 3 इयर्स भी लिखा था, तो मैम कौन सा ईयर लेना होगा फिर? बेटा अगर आपको यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है ना कि यू हैव टू वैल्यू 2 ईयर परचेज, हमें ये 2 ईयर दिया हुआ है ना, 2 ईयर परचेज के बराबर आपको वैल्यूएशन करना है गुडविल का, तो 2 इयर्स से मल्टीप्लाई करोगे। अगर ये 3 दिया होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते। एवरेज प्रॉफिट्स को, जब एवरेज प्रॉफिट्स आप निकाल लोगे नॉर्मल प्रॉफिट करके, उनको एवरेज करके निकाल लिया आपने, और जितने भी नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिए हुए हैं उससे मल्टीप्लाई करके आप उसका क्या निकाल लोगे, गुडविल का वैल्यूएशन। ठीक है, जितने भी यहाँ पर मैम 3 इयर्स किसके लिए दिया हुआ है? यस बेटा, सॉरी थोड़ा तेज बोलो। मैम ये 3 इयर्स किसके लिए दिया? ये 3 ईयर तो हमें एवरेज करने के लिए दिए हुए हैं, ये हमें 3 इयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं जिनको कि हमें एवरेज करना था। इन तीनों को हमने करके मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 करोगे ना एवरेज प्रॉफिट्स, तो एवरेज प्रॉफिट्स हमारे 1 लाख आ गए। और उसके बाद हमें गुडविल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए गुडविल निकालने के लिए हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स आपके आए 3 साल के हमें दिए हुए थे 1 लाख, वो 1 लाख हमने यहाँ पर लिखे एवरेज प्रॉफिट्स, और मल्टीप्लाइड बाय 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज से करके यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल लिया। ओके मैम। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, सिमरन परचेज्ड अनीता's business on 1st April 2019. It was agreed to value the goodwill at 3 year purchase. देखो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, कितने ईयर के परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो गुडविल का आप वैल्यूएशन करोगे एवरेज प्रॉफिट्स, पहले तो उनको एवरेज, नॉर्मल और फ्यूचर प्रॉफिट्स कर लोगे, और मल्टीप्लाइड बाय आप करोगे 3 से। 3 इज नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। आपको जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं एवरेज करने के लिए वो दिए हुए हैं 4 इयर्स के, ये 4 इयर्स के हमको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड पर लेकिन ना ये जो हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं अभी इन्हें हमें नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज कैसे करोगे, देखो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ये वाला जो हमारा प्रॉफिट है 90,000, ये है हमारा 31 मार्च 2016 का, एंड एसेट वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ प्रॉफिट 10,000, मीन्स हमें ये प्रॉफिट हुआ है 90,000 का, इसमें से 10,000 का गेन हमारा ऐसा था जो कि एक एसेट को सेल करने से हुआ है, जो कि हमारे नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, इसमें से हमारा 10,000 का प्रॉफिट है जो कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, तो उसको हम माइनस कर देंगे, हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा दैट विल बी 80,000 31 मार्च 2016 के लिए। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017, जो ये नेक्स्ट वाला 1,60,000 है, एक मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड ₹30,000 वाज रिटन ऑफ एज अ लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन्स कि हमें प्रॉफिट हुआ 1,60,000 का। ये जो 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ है आफ्टर चार्जिंग एक 30,000 का एक ऐसा लॉस था हमारा जो कि बार बार नहीं होता। हमारी ऐसा नहीं है कि हर बार हमारी कोई मशीन खराब होगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उससे हमें लॉस होगा। तो ये जो 30,000 मतलब हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स थे दे वर 1,90,000, उसमें से 30,000 का एक ऐसा लॉस था जो कि हमारा एक एसेट को डिस्ट्रॉय करने से हुआ था, एक हमारी एसेट खराब हो गई थी उसकी वजह से हुआ। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कितने हैं 1,90,000 के, तो ये 1,90,000 ये 30,000 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे
because normal profits are 1,90,000. Next है during the year ended 31st March 2018. अब ये 1,80,000 वाले को देखते हैं. Firm assets were not insured due to oversight and insurance premium being rupees 10,000. ये जो 1,80,000 का प्रॉफिट था, इसमें हमने अपनी इंश्योरेंस नहीं कराया होता. फ्यूचर में हमें हमेशा अपनी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तो हमारे जो प्रॉफिट्स होंगे दे विल बी 1,70,000. 180 नहीं होंगे. हमारा जो एक नॉर्मल खर्चा था इंश्योरेंस कराने का, वो हमने यहाँ पर से खर्चा अभी डिडक्ट नहीं हुआ है, उसको हम माइनस करेंगे, -10,000. तो नॉर्मल प्रॉफिट्स विल बी 1,70,000. अगला है एंड कैलकुलेट द गुडविल. अब देखिए बेटा, ये इस तरीके से, और फोर्थ में 2,20,000 है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं गिवन है, तो हम यही मान लेंगे कि ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं. अब आप इनको ऐड कर दीजिए. 80 एंड 23 6,60,000, या टोटल आप देख लीजिएगा कि कुछ इधर उधर होगा. तो बेटा ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को जो हमने ऐड और लेस किए हैं? यस मैम. ये हमारे टोटल प्रॉफिट्स जो आए, देखो 10,000 का सबसे पहले एक गेन था जो कि गुड्स को सेल करने से हुआ, उसको हमने हटा दिया, वो हम गेन नहीं मानेंगे. 30,000 का एक लॉस हुआ था जो कि हमारी कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय, जो एसेट डिस्ट्रॉयड हो गई थी, तो वो हमारे नॉर्मल 190 होंगे. 10,000 का हमें एक ऐसा खर्चा है जो कि हमें करना ही है, उसको हमने माइनस कर दिया फ्यूचर प्रॉफिट्स निकालने के लिए. और 210, इस तरीके से 6,60,000 आपके टोटल प्रॉफिट्स आए 4 ईयर्स के. अब 6,60,000 को आप डिवाइड करोगे 4 से डिवाइड करके ये आ जाएंगे आपके एवरेज प्रॉफिट्स. एवरेज प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाइड बाय 2 करके आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके, क्या 3 थे यहाँ पर, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 थे हमारे, 3 से मल्टीप्लाई करके आप इसको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल लोगे. दैट विल कम 4,95,000. इस वाले को बेटा और बता देती हूँ मैं, उसके बाद एक नेक्स्ट आप खुद करोगे. ओम शांति एंड नमो पार्टनर्स हैं इक्वली एंड दे एग्रीड टू एडमिट. किसी एक पार्टनर को वो इक्वल शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं. फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड फॉर एट 4 ईयर परचेज. तो मतलब एवरेज निकालने के बाद हमें जो मल्टीप्लाई करना है फॉर द नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो हमें कितने से करना है, 4 ईयर से. एंड एवरेज हमें 5 ईयर्स के यहाँ पर प्रॉफिट्स गिवन है. प्रॉफिट्स ऑफ द 5 ईयर्स आर गिवन. ऑन द 1st April 2018 5 साइकिल्स कॉस्टिंग ₹20,000. देखो कौन से ईयर में, 1st April 2018 को, ये मीन्स हमारे 1st April, यहाँ तक तो 31st March 2018 है. ये जो लास्ट ईयर वाला है, जो लॉस हमें गिवन है 1,20,000, इस वाले ईयर में, जो लास्ट वाले ईयर में एक हमने साइकिल्स खरीदी थी 20,000 रुपीज़ की एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. देखो बेटा आपको पता है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और यहाँ पर बैलेंस शीट. ठीक है. जब भी कोई एसेट परचेज करते हैं तो वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस की तरह नहीं जाती, वो हमारे कहाँ पर आ जाएगी, एसेट्स में आ जाएगी. यहाँ पर एसेट्स में आ जाएगी. तो ये जो हमारा 20,000 की एसेट्स थी, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर ली, उसको हमने कहाँ पर डेबिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिया 20,000 का. तो उससे क्या हुआ होगा, हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया होगा, क्योंकि एक ऐसी एसेट्स थी जो कि हमारी एसेट्स में आनी चाहिए थी, और वो हमने कहाँ पर चार्ज कर लिया, उसे एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया, एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया गलती से. तो जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, या फिर जो लॉस होगा अगर, तो वो बढ़ जाता है. हमारे यहाँ पर लॉसेस दिए हुए हैं इस ईयर के 1,20,000 दिए हुए हैं, और जबकि 20,000 इसमें से, ये जो लॉस दिए हुए हैं 120, इसमें से 20,000 एक ऐसा लॉस था जो कि हमारा लॉस एक्सपेंस था ही नहीं. तो हमारा जो लॉस होगा इस ईयर में, दैट विल बी 1,00,000 रुपीज. आगे पढ़िए इसको. वो और डेप्रीसिएशन हमें वो सही करते तो ये यहाँ पर नहीं, बल्कि वो हमें कहाँ पर शो करना था,
एसेट्स में शो करने थे 20,000 की एसेट्स, और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते 25% के। अब इस 20,000 पर आप 25% का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, दैट विल कम 5,000 रुपीज, और ये 5,000 का जो एक्सपेंसेस होता वो डेप्रिसिएशन यहाँ पर आता। बेटा क्लियर हो रहा है ये कि हमारे को ये जो एसेट्स हैं वो तो हमें एसेट्स में शो करनी चाहिए थी, और केवल उनका जो डेप्रिसिएशन था वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना चाहिए था। तो यहाँ पर हमने 20,000 के ये लॉस को पहले वापस किया, क्योंकि ये हमारा लॉस नहीं हुआ, लेकिन जो होगा लॉस दैट विल बी 5,000। तो टोटल लॉस विल बी 1,05,000, नॉट 1,20,000। देखिए दोबारा से हम इसे करते हैं। इसमें ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है 4 इयर्स का कुछ नहीं है, पहले जो 4 इयर्स हैं वहां तक ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन 5th ईयर में जो कि आफ्टर 1 अप्रैल 2018 को हमारा जो लॉस गिवन है इस ईयर का, दैट इज लॉस हमें दिया हुआ है 1,20,000, और बाद में इसके लिए एक एडजस्टमेंट दी हुई है कि इस ईयर में हमने स्टार्टिंग में 5 साइकिल्स खरीदी थी, दैट इज एसेट 20,000 रुपीज की, और जो कि रॉन्गली डेबिट कर दी हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम होता है, तो जब हमने खर्चा बढ़ा दिया तो उससे हमारा ये लॉस बढ़ गया होगा, जिससे कि हम कम कर देंगे, क्योंकि 20,000 हमारे एक्सपेंसेस नहीं है, तो हमारा लॉस सिर्फ आता नॉर्मल 1 लाख रुपीज। और जो ये 20,000 की एसेट्स हैं वो हमारी बैलेंस शीट में जाती, यहाँ पर साइकिल्स एसेट्स की तरह से 20,000, और इस पर जो माइनस डेप्रिसिएशन होना था 25,000 रुपीज, 25%, और ये टोटल हमारी बैलेंस शीट में 15,000 बाहर आ जाती, और ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारे एक्सपेंसेस को कम कर देगा। ये ऑलरेडी लॉस है तो ये 5,000 का और एक एक्सपेंस आ जाएगा, तो जो टोटल लॉस रहेगा दैट विल बी 1,05,000। मीन्स टोटल अमाउंट आप उसमें से चार्ज नहीं करोगे, जो साइकिल्स का टोटल अमाउंट है, क्योंकि वो एसेट्स हैं, हमको सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, उसकी वजह से हमारा लॉस बढ़ेगा। तो इसलिए ये टोटल यहाँ पर 1,05,000 रुपीज लॉस होगा हमारा, और इसको हमें अब वही सेम प्रोसीजर की पहले टोटल कर लीजिए, ये आ जाएगा 2,35,000, 5 ईयर्स का है, 1 2 3 4 5, 2,35,000 को आपको क्या करना है, पहले एवरेज करना है, और एवरेज करने के बाद 4 ईयर परचेज से आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप क्या निकाल लोगे, गुडविल निकाल लोगे। यस बेटा, अब ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसे आप ट्राई कीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखिए हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लव एंड कुश पार्टनर्स हैं, दे एडमिट शुभ, और उसके लिए हमें 2 इयर्स नंबर ऑफ परचेज्ड, यहाँ पर ये देख लीजिए आप, गुडविल के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड जो दिया हुआ है दैट इज 2 ईयर परचेज, मतलब एवरेज करने के बाद आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 इयर्स के हमें प्रॉफिट्स गिवन है, फर्स्ट में 70,000, 1 लाख, फिर 3rd ईयर में लॉस दिया हुआ है, और 4th ईयर में प्रॉफिट है। उसके बाद हमें कहा हुआ है firm had abnormal gain of rupees 10,000 during the year 31st March 2016। जो फर्स्ट ईयर है ये, इसमें 10,000 रुपीज का एबनॉर्मल गेन है, मीन्स टोटल प्रॉफिट्स हमारे 70,000 गिवन है इसमें से, लेकिन ये 70,000 नहीं होंगे, इसमें से 10,000 ऐसा गेन था जो कि हमें हर साल नहीं होता, तो इसमें से आप इस गेन में से 10,000 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अगला है firm incurred abnormal loss of rupees 20,000 during the year 31st March 2017। इस दूसरे ईयर में आपको एक ऐसा एबनॉर्मल लॉस हो गया था 20,000 रुपीज का, तो हमें टोटल प्रॉफिट्स दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। लेकिन अगर वो एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक छोटे से पार्ट में हमारे को एक
बिजनेस में फायर लग गई थी और उससे 20,000 रुपीज़ का क्या हो गया था, नुकसान हो गया था, तो उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे, एट 20,000, जो टोटल प्रॉफिट्स होंगे दैट विल बी 1,20,000, नॉट 1 लाख। ठीक है। अगला है रिपेयर्स टू द कार अमाउंटेड रुपीज 50,000, जो इसमें डिफरेंट है। ये दो पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं, एक एबनॉर्मल गेन वाला, एबनॉर्मल लॉस वाला, लेकिन यहाँ थर्ड वाला पॉइंट पढ़िए, रिपेयर्स टू द कार अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द व्हीकल्स। हमने एक रिपेयर कराई, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड इट इज बैलेंस शीट। ठीक है, हमें एक रिपेयर कराई थी 50,000 की, तो रिपेयर्स आपको पता है कि कहाँ पर आनी चाहिए, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आनी चाहिए 50,000, लेकिन उसको हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया व्हीकल्स अकाउंट में। व्हीकल्स अकाउंट मतलब एसेट्स में, उसको हमने यहाँ पर रिपेयर्स को मेजर रिपेयर मान के 50,000 यहाँ पर चार्ज कर दिया, मीन्स हमने उसे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं किया। और ये कब हुआ है, 1 मई 2017 को। इसके बाद आइए देखिए, ये तो यहाँ इस थर्ड ईयर की बात है ये, क्योंकि मई 2017 हमारा यहाँ पर लाई करेगा थर्ड वाले ईयर में। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द 10% ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड, और उस पर हमने 10% से उस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। तो देखो बेटा इसमें होगा क्या, ये थर्ड ईयर का हमारा लॉस हमें गिवन है यहाँ पर 55,000 का लॉस है, जिसमें से कि ये 50,000 हमने चार्ज नहीं किए, जबकि ये हमें और चार्ज करने चाहिए, तो इससे भी हमारा लॉस बढ़ेगा। 50,000 का ये खर्चा जब हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो टोटल लॉस विल बी 1,05,000 हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा ये एक चीज़, ये हमें यहाँ पर हमने इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा। डेप्रिसिएशन कितना, 50,000 पर 10% से 5,000 का जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमने यहाँ से चार्ज कर लिया, जो कि नहीं होना चाहिए। उस 5,000 को लेस करेंगे तो टोटल हमारा जो लॉस होगा दैट विल बी 1 लाख रुपीज। बेटा ये वाली बात क्लियर हुई? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ये वाला रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड ईयर में हमें जो लॉस दिया हुआ है, लॉस है 55,000 रुपीज का। ठीक है, आगे एडजस्टमेंट आप देखते हो तो ये कह रहे हैं कि रिपेयर्स टू द कार अमाउंटेड टू 50,000 were wrongly debited to the vehicles on the 1st May 2017। जब हम कोई चीज़ रिपेयर कराएंगे तो ये जो 50,000 है ये हमारा कहाँ पर आना चाहिए, ये हमारी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए, तो ये हमने वहाँ से नहीं किया। आप ये मत देखो कि कहाँ पर डेबिट किया, लेकिन आप इतना समझिए कि ये जो 50,000 हमारा एक एक्सपेंडिचर था वो हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज नहीं किया। प्रॉफिट एंड लॉस से अगर हम उसे चार्ज करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस और बढ़ जाएंगे, मीन्स लॉस और बढ़ जाएगा। तो ये लॉस जो पहले हमें 55,000 का दिया हुआ है वो लॉस हमारा कितना हो जाएगा, प्लस एडिशन होकर 50, क्योंकि एक रिपेयर्स का खर्चा हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज नहीं किया। जो टोटल हमारा हो जाएगा दैट विल बी लॉस 1,05,000, और उसमें 10% का एक डेप्रिसिएशन था, ये हमने यहाँ से चार्ज नहीं किया। इसे हम सीधे कहाँ ले गए, अपनी बैलेंस शीट में हमने इसको काउंट कर दिया। बैलेंस शीट में 50,000 और उससे डेप्रिसिएशन 5,000 का लगा के अपनी वैल्यू बैलेंस शीट में 45,000 की यहाँ पर लगा दी, और ये जो 5,000 का डेप्रिसिएशन था ना वो हमने यहाँ से चार्ज कर लिया था, तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होना, मतलब एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि चार्ज नहीं होना चाहिए था, कंप्लीट के कंप्लीट 50,000 ही चार्ज होने चाहिए थे, हमने केवल कितने चार्ज किए, 5,000। तो ये 5,000 जो है वो हम हटा देंगे, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि हमने केवल पहले चार्ज डेप्रिसिएशन के 5,000 चार्ज किए थे, और जबकि हमें करने थे 50,000, तो 45,000 हमें और अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। तो हमारे जो टोटल लॉसेस होंगे वो हो जाएंगे 55 तो पहले से गिवन है, और 45 हमें और बढ़ाने हैं,
दैट विल बी 1 लाख। तो थर्ड ईयर का जो हमारा टोटल लॉस होगा दैट विल बी 1 लाख रुपीज। अब अगले साल पर आ जाइए। अब हमें आगे कुछ भी नहीं कहा हुआ, लेकिन जो ये वाला ईयर है 31 मार्च 2019, इसमें हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1,45,000 फोर्थ ईयर का, 1,45,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। जब हमने लास्ट ईयर ये जो डेप्रिसिएशन है ये यहाँ से चार्ज नहीं किया था, तो अब हम अगले साल जब हम इसे सही करेंगे तो फिर भी हमने यहाँ से भी ये चार्ज नहीं किया होगा, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, इस ईयर में भी कौन सा है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड्स के अकॉर्डिंग हमने इस साल भी वो 5,000 क्या कर लिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिया, तो उसे भी हम क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे। यानी कि प्रॉफिट्स जो होंगे हमारे अगले साल के भी, वो 5,000 का डेप्रिसिएशन हमें नहीं करना, जबकि हमने कर लिया होगा। और करने के बाद हमारे प्रॉफिट्स 1,45,000 आए, उस 5,000 के इफेक्ट को खत्म करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो टोटल प्रॉफिट्स आ जाएंगे दैट विल बी 1,50,000। तो आपको इस तरीके से ये देखना पड़ेगा कि एक ही ट्रांजैक्शन का इफेक्ट में भी हो सकता है कि आपके 2 सालों पर या उससे भी ज्यादा सालों पर पड़ेगा। बेटा ये बातें क्लियर हुई यहाँ पर? बाकी तो फिर उसके बाद क्या है आपका, यस बोलो। मैम डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट नहीं समझ आया है इसमें। अच्छा देखो, ये वाली बात समझ में आ गई कि ये 50,000 के हमारे जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस थे वो हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज नहीं किए थे ना। यस, रिपेयर्स था यहाँ पर, ये रिपेयर्स टू द कार था, वो 50,000 का हमें रॉन्गली डेबिटेड टू द व्हीकल्स अकाउंट, यानी कि ये हम सीधे बैलेंस शीट में एसेट्स में ऐड कर दिया, जबकि कहाँ पर होना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होना चाहिए था ये 50,000 रुपए जो कि रिपेयर्स हुई है। तो जब हम इसे सही उससे चार्ज करेंगे रिपेयर से, तो ये हमारे प्रॉफिट्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। एक एक्सपेंडिचर और है जो कि हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करना है। तो ये वाली बात तो ये रही, यहाँ पर ये रही। उसके बाद हमने जब इसे बैलेंस शीट में सीधे ले गए थे ना, 50,000 हमने अपने व्हीकल्स में ऐड कर दिया, तो व्हीकल्स में हमने डेप्रिसिएशन लगाया 10% का। स्ट्रेट लाइन मेथड से हर साल हम 5-5 हजार रुपए का डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो इस पे हमने डेप्रिसिएशन 5,000 का लगाया होगा पहले साल भी। पहले साल मतलब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 को। और यही फिर डेप्रिसिएशन जब अगले साल बैलेंस शीट में पहुंचे 45,000 हमारी एसेट आ गई, फिर हमने 5,000 का लगा दिया होगा अगले साल, और यहाँ पर हमारी एसेट बच गई होगी 40,000, जो कि ये रॉन्ग है। हमें ये एसेट्स में लाना ही नहीं था, ये हमें ले जाना था अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमने पहले साल में ही इस गलती को सही किया, हम इस पूरे के पूरे खर्चे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर गए, और वहां पे हमने अपना प्रॉफिट जो था वो कम कर दिया, प्रॉफिट कम कर दिया। पहले ही हमें लॉस दिया हुआ है, तो लॉस को इंक्रीज करके 1,05,000 कर दिया। और जो डेप्रिसिएशन हमने 200 सालों में ये चार्ज कर लिया है ना, फर्स्ट ईयर में भी, मतलब ये थर्ड वाले ईयर में भी और फोर्थ वाले ईयर में भी, उसका इफेक्ट हमने बढ़ा दिया। उसको हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं काउंट करेंगे, उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा 1,50,000, और ये जो 1,500 हुआ उससे 5,000 यहाँ पे लॉस कम हो गया, टोटल हमारा लॉस रह गया केवल 1 लाख पिछले साल का। यस करीना, हुआ क्लियर बेटा ये? यस मैम। फिर से एक बार करें रिपीट, क्या हो जाएगा? ये हर बार, क्योंकि देखो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से यूज कर रहे हैं ना, जब हमने उसे गलती से एसेट्स में ट्रांसफर कर दिया है, तो वो तो जब तक वो एसेट खत्म नहीं होगी, हम हर साल 5,000 रुपीज से उसे स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। तो हमने ये पहले साल 2018 में भी लगाया होगा, 2019 में भी लगाया होगा, तो 2018 में भी हमने उसके इफेक्ट को अपने प्रॉफिट में ऐड किया, और 2019 में भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने उसे गलती से कहाँ पर ले गए हैं, एसेट्स में लेकर गए हैं। जबकि हमने फर्स्ट ईयर में ही उसको सही करके कर दिया पहले सही, तो जब पहले साल का सही किया, तो जो दूसरे साल में उसकी मिस्टेक हो रखी है ना, वो भी हमें ठीक करनी पड़ेगी। उसमें भी हमने उसका डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से चार्ज कर लिया है, जिसकी वजह से हमने अपना 5,000 रुपीज का लॉस मतलब उसमें चार्ज कर लिया डेप्रिसिएशन लगा के, तो उसके प्रॉफिट्स को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। जो फोर्थ ईयर का हमें 1,45,000 दिया हुआ है ना, उसका ये 5,000 रुपीज डेप्रिसिएशन
हमें ये बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमने वो बेकार में ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है जबकि वो होना ही नहीं था, इसलिए हमने ये 5,000 को एक्स्ट्रा ऐड किया, तो ये 1,50,000 आ जाएंगे 4th ईयर के। ठीक है बेटा, आप एक बार फिर से इसको खुद से ट्राई करिएगा, अगर ये नहीं होता फिर हम इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से कर लेंगे। ठीक है, इसको एक बार समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये 4 इयर्स के हैं, उसके बाद एवरेज करोगे और एवरेज करने के बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे गुडविल निकालने के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, ये हैं सारा, तारा और जारा पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 3:1। दे डिसाइड टू टेक तारा इनटू पार्टनरशिप ऑन द 1st April 2019 फॉर द 1/4 शेयर। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड। हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि उन्होंने गुडविल इज वैल्यूड एज ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितने दिए हुए हैं? 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2 और द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 3 और 4 years विच एवर इज हाइयर। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या कह रखा है कि हमें एवरेज करना है या तो 2 साल या तो 3 सालों का या 4 सालों का, जो भी ज्यादा होगा उसको हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालनी है। तो पहले आप 3 सालों का एवरेज निकालोगे, फिर आप 4 years का एवरेज निकालोगे, जो भी ज्यादा होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालोगे। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें कोई एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, केवल आपको क्या करना है, पहले आप इन तीनों का एवरेज निकाल लीजिए और फिर आप इन चारों का एवरेज निकाल लीजिए। तो जो भी ज्यादा होगा उसी वाले अमाउंट को हम लेकर मल्टीप्लाई बाय 2 करके गुडविल का वैल्यूएशन निकाल लेंगे। देखिए सॉल्यूशन में से देख लीजिए, पहले 3 years का निकाला, तो जो हमारे फर्स्ट 3 years के 48, 30,300 एंड 31,200, ठीक है, इनका एवरेज निकाला आपने तो ये आ गया 36,500। और यहाँ पर 4 years का निकाला तो 37,925। तो कौन सा एक्सेस है? 4 years परचेज वाला। तो 4 year परचेज वाले को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल लोगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये तो सिंपल था, इसमें हमें कुछ नॉर्मलाइज भी नहीं करना। देखो बेटा, जो हमारा ये वाला था ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपने उनको नॉर्मल करना है, एवरेज करना है, और फ्यूचर जैसे आपका एक ट्रांजैक्शन आया था ना कि आपने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ था और उसको हमें फ्यूचर में कराना पड़ेगा, तो उसके लिए फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए भी आपने फ्यूचर में अगर होने वाला कोई प्रॉफिट है, कोई भी एक्सपेंसेस है, तो उसे भी माइनस किया और उसके बाद उनको एवरेज निकाला। एवरेज निकालने के बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई